गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद की हमारी तीसरी वीडियो है। हमने हमारी पहली वीडियो में देखा था कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। वहीं दूसरी वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन को पूरा जाना और आज की वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानेंगे। हमने कल की वीडियो में देखा था कि किस तरह से असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था और चोरी चोरा की घटना जो कि गोरखपुर में हुई थी उसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस 1922 को ले लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1926 और 1930 के दशक में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आने लगे थे और उत्पादकों की मांग भी बहुत गिर गई थी और निर्यात भी बहुत कम होने लग गया था, जिससे कि किसानों को लगान चुकाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। जब भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना ज़्यादा गिरावट हो रही थी, उस समय इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन में एक नई सरकार जो थी टोरी सरकार गठित हुई और सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन को गठित किया गया। ये कमीशन क्या करने वाला था, तो ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। जो ये कमीशन, ये गठन बनाया गया था, ये आयोग बनाया गया था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेजों को इसमें शामिल किया गया था, जिसके कारण कि जो भारत के जो नेता थे वो इन चीज़ों से काफ़ी दुखी थे, वो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। जब साइमन 1928 में भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जितने भी नेता थे वह इस कमीशन से जो थे वह संतुष्ट नहीं थे और सभी पार्टियां जो थी साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए इसका हिस्सा बनी थी। इस विरोध को शांत कराने के लिए सर लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने की बात करी। हालांकि एक प्रकार का लॉलीपॉप भारतीय नेताओं को दिया गया था और इसके अलावा कांग्रेस के नेता भी इस गोलमेज सम्मेलन से खुश नहीं थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र जैसे जो नेता थे उन्होंने कांग्रेस में थोड़ी सी आक्रामकता दिखाई। आगे हम देखते हैं कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया। ये एग्जाम में आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी, तो आपको बताना है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। स्वराज्य मतलब जब अपना खुद का राज होने लग जाता है, तो उन्होंने कहा था कि अब पूर्ण स्वराज आएगा, हम खुद का अपना राज कायम करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लोगों में इस चीज़ को लेकर इतना अधिक उत्साह नहीं दिख रहा था और इसलिए महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज की मांग को प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की और बात कही गई थी। अगर हम देखते हैं कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया गया था। इसलिए 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में महात्मा गांधी ने 11 बातों को मांग थी महात्मा गांधी की 11, जिसको इरविन को पूरा करना था, ब्रिटिश सरकार को पूरा करना था। ये जो 11 मांगे थी ये सभी के लिए थी, सभी भारतीयों के लिए थी। ये उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की इसमें सभी मांगों को रखा गया था, समाज के सभी वर्गों की मांगों को इसमें जोड़ा गया था। पर सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी वो इसमें यह थी कि नमक के ऊपर जो कर लगाया जा रहा था उस टाइम पर, उसको ख़त्म करने की बात की गई थी, क्योंकि नमक जो था वो अमीर गरीब सभी इसको इस्तेमाल करते हैं और ये सभी के लिए एक आवश्यक वस्तु होती है। महात्मा गांधी का जो यह एक जैसे उन्होंने जो ये पत्र लिखा था 11 मांगों का, यह एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार को चेतावनी थी। महात्मा गांधी ने कहा था यदि आप मेरी 11 मांगों को 11 मार्च तक पूरा नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देंगे। इरविन वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के वायसराय इरविन भी झुकने को तैयार नहीं थे, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ जो है वह नमक यात्रा शुरू कर दी। यह नमक यात्रा कहाँ से शुरू करी गई थी, इसे आप ध्यान से देखेंगे कि साबरमती में गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक एक गुजरात में एक तटीय कस्बा है, वहां पर जाकर ये खत्म होने वाली थी। महात्मा गांधी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज 10 मील तक का सफर तय किया था और इसी के साथ महात्मा गांधी जब सफ़र तय करते थे तो बीच बीच में जहाँ पर वह रुकते थे वहाँ पर वह सभाओं का आयोजन करते थे। बहुत सारे लोग उनकी सभाओं को सुनते भी थे और यहाँ पर महात्मा गांधी ने आह्वान कर दिया था कि अब हम अंग्रेज़ों की किसी भी बात को नहीं मानेंगे। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुँचे और समुद्र में अब उन्होंने पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से नमक बनाना जो था वो ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ने जैसा था। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है वह शुरुआत मानी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह असहयोग आंदोलन की तुलना में थोड़ा सा अलग था। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ना भी प्रारंभ कर दिया था।
आगे हम देखते हैं कि हज़ारों लोग जो थे वो नमक कानून को तोड़ने लगे। नमक कानून जो नमक के कारखाने थे, सरकारी कारखाने थे, उनके सामने भी प्रदर्शन करने लगे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, दुकानें बंद कर दी। ये सारी चीज़ें जो थे वो लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए और ये कार्य करने लगे। जब सारे कानून, ब्रिटिश सरकार के सभी कानून जो है वो भारतीयों द्वारा तोड़े जाने लगे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो इन घटनाओं से चिंतित होकर औपनिवेशिक सरकार कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लग गई। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक घटनाएं घटी। 1930 में जब महात्मा गांधी के जो एक जो बहुत ही ज़्यादा समर्पित साथी थे, जो महात्मा गांधी का सदैव साथ देते थे, उनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान, को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो सड़क पर हमारे जो भारतीय थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे वो सड़क पर उतर आए और बहुत सड़क पर उतर कर आ गए। जब ये सड़क पर उतर कर आए तो ब्रिटिश सरकार ने इन पर गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया, जिससे कि लाखों जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे लोग वो मारे गए, बच्चों को भी मारा पीटा गया और 1 लाख लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। जब महात्मा गांधी ने देखा कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो थोड़ा सा हिंसक हो रहा है और सब मारापीटी पर उतर आए, तो ऐसे में महात्मा गांधी ने फिर आंदोलन को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया और 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी ने इरविन के साथ एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये समझौते के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि कब किया गया था, तो ये 5 मार्च 1931 में किया गया था। और इस सम्मेलन में बोला गया था कि हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वह आयोजित करेंगे। और महात्मा गांधी, क्योंकि पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसका तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, कांग्रेस उसमें गई नहीं थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था जो कि लंदन में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी भी इस गोलमेज सम्मेलन में जो है वह गए थे वहाँ। उसके बदले सरकार को, और इसके अलावा गांधी इरविन समझौते में ये बोला गया था कि जितने भी राजनीतिक कैदियों को जो गिरफ्तार किया गया था ना उस टाइम पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर, उन्हें भी जो है वो छोड़ा जाएगा। फिर दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता जो थी वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में किसी भी प्रकार की जो है वो बात आगे नहीं बढ़ी और महात्मा गांधी को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि ब्रिटिश सरकार वापस से लोगों के ऊपर दमन करना शुरू कर रही है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे। कांग्रेस को गैरकानूनी भी घोषित कर दिया गया। जितने भी जो भी सभाएं, प्रदर्शन और बहिष्कार जैसी जो नीतियाँ महात्मा गांधी जी ने बनाई थी, अगर यह बोला गया कि यदि अब भारतीय इस तरह का कार्य करेंगे तो इसके लिए भी सख्त कानून ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार द्वारा बना दिए गए। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से शुरू कर दिया, जो कि उन्होंने ले लिया था। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते इसकी गति भी मंद हो गई। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि यह आंदोलन को लोगों ने किस प्रकार से लिया। धन्यवाद।